वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक 5 स्टार इमोशनल ड्रामा मूवी जो ना सिर्फ आपको इमोशनल कर देगी बल्कि लाइफ को अपनी और दूसरों के नजरिए से समझने और उसे एंजॉय करने का प्रोत्साहन देगी। शुरू से लेकर अंत तक इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप कहानी में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अंत में खुद के किसी न किसी पहलू को आप इस मूवी में महसूस कर पाएंगे कि एक बिना माँ बाप की छोटी बच्ची और एक ट्रांसजेंडर पर्सन के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग की दिल को छू लेने वाली कहानी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई ये सुपर मूवी जिसका नाम है अ चाइल्ड सॉ। और हमेशा की तरह इस तरह वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जो स्कूल में पढ़ती है। इसका नाम है पॉपी। इसके पापा गुजर चुके हैं, सिर्फ माँ जिंदा है, लेकिन माँ का फिलहाल कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। पॉपी अपने दादाजी के साथ एक छोटे से घर में रहती है और दादाजी एक नंबर के शराबी आदमी है। पॉपी से उल्टा पूछते हैं कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। नशे में उन्हें ये भी लिहाज नहीं होता कि ये उनकी पोती है, पर पॉपी उन्हें अनदेखा करके घर के अंदर चली जाती है। घर में सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। लगता है दादाजी ने नशे में तोड़ फोड़ मचा दी। पॉपी को भूख भी लगी होती है तो वो फ्रिज खोलकर देखती है कि कुछ खाने को मिल जाए। अंदर तो दादाजी ने फूड आइटम्स को कुतर के रखा होता है। उसमें से आधा कटा हुआ कुकी निकाल कर बेचारी खाने लगती है। फिर दादाजी अंदर आकर सो जाते हैं क्योंकि नशे की हालत में वो कुछ कर नहीं पाए ज्यादा। पर कुछ ही देर में उनकी सांस लेने की आवाज नहीं आती तो पॉपी घबरा कर उनके सीने में कान रखकर सुनती है। और तब दादाजी अचानक से दहाड़ मारते हैं तो पॉपी समझ जाती है कि चलो दादाजी जिंदा तो है। दादाजी चाहे शराबी हों, लेकिन पॉपी को उनसे बहुत ज्यादा लगाव है। फिर पॉपी बाहर जाती है। तो असल में दोस्तों ये लोग एक गांव में रहते हैं। आसपास जंगल है जहां जड़ी बूटियां और कई सारे फल भी मिलते हैं। पॉपी फिर कुछ फल तोड़ कर लेकर आती है और हाथ में अपना छोटा सा रेडियो लेकर जंगल के अंदर जाती है जहां पर एक घर होता है। फिलहाल उस घर में कोई नहीं रहता तो पॉपी एक सीक्रेट गैप से उस घर में घुसती है और वहां आराम से लेटकर रेडियो पे गाने सुनती है। यही दोस्तों पॉपी का रोज का एंटरटेनमेंट है। और जब रात होती है ना तब उसे घर के आगे एक ट्रक आता दिखता है। उसमें से एक आदमी उतरता है और ट्रक में उसका सामान भी होता है। लगता है वो इस घर में रहने के लिए आया है। अब काफी टाइम के बाद पॉपी किसी ऐसे आदमी को देख रही थी जो इस घर में आ रहा है, तो वो डर के मारे चिल्ला देती है कि कहीं ये मुझे कुछ कर न डाले। उसकी आवाज उस आदमी को भी सुनाई देती है और वो भी घर के अंदर आ जाता है। पॉपी बेचारी टेबल के नीचे छुपी होती है, लेकिन जब वो पास आता है ना तो पॉपी उसको धक्का देकर कहती है ये मेरा घर है। और ये कहने के बाद वो तुरंत भाग जाती है। पर तब वो देखती है कि उसके हाथ में सिर्फ रेडियो का एंटीना है। रेडियो तो उस घर में ही छूट गया था। पर पॉपी डर के मारे वहां जाना नहीं चाहती और अपने घर आ जाती है। तो अगले सीन में बेचारी टॉयलेट में बैठी होती है और बाहर से दादाजी उसको आवाज देते हैं कि सुनो पॉपी जल्दी बाहर आ जाओ। और पॉपी पता नहीं आज क्यों इतने गुस्से में है। वो चिल्लाती है कि मेरा नाम पॉपी नहीं है, डोंगजा है मेरा नाम। पर दादाजी कहते हैं कि तुम घंटों टॉयलेट में बैठी रहती हो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पॉपी रखा हुआ है। अब वो भी हट करती कि दादाजी मुझे डोंगजा नहीं कहेंगे ना तो मैं बाहर नहीं आऊंगी। चलिए दोस्तों पॉपी को बुरा लग रहा है तो अब हम भी उसका नाम पॉपी नहीं डोंगजा ही कहेंगे, ओके। दादाजी भी कहते हैं कि ठीक है आगे से मैं तुम्हें डोंगजा ही कहूंगा। अब बाहर आ जाओ। पर शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। इस तरह दादाजी उसको चिढ़ाते हैं। डोंगजा बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन डोंगजा खाने की दुकान पे जाती है। वैसे इस गाँव के एक खास बात यह है कि सिंगल पेरेंट्स और बिन माँ बाप के बच्चों को यहाँ के किराने की दुकान में थोड़ा बहुत चावल दाल इस जैसी कुछ जरूरी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। वहाँ पे ना गांव का सरपंच भी होता है। पर डोंगजा वहाँ जाकर कहती है कि मुझे वो सब नहीं चाहिए, थोड़े पैसे चाहिए बस। वो कहता है कि पैसों का क्या करोगी बेटी, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारे श्रावी दादाजी ने ही मंगवाया होगा, है ना। वो कहती नहीं मुझे एक नया रेडियो खरीदना है। रेडियो रेडियो तुम्हें उससे क्या करना है तुम्हें। पर डोंगजा कहती है वो मेरा पर्सनल मामला है, मैं कुछ भी करूंगी उससे आपको क्या, मुझे पैसे दे दो बस। इतने में वहां पर वही आदमी आ जाता है जो कल रात जंगल के उस घर में अपना सामान उतार रहा था और जिसे देखकर डोंगजा डर कर भाग गई थी। वो अपना नाम सुनहाओ बताता है और तब सरपंच कहता है कि अच्छा तो आप ही हैं जो जंगल वाले घर में रहने के लिए आए हुए हैं, अच्छी बात है। वैसे मैं इस गांव का सरपंच हूँ। कहकर वो सुनहाओ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर सुनहाओ उसका हाथ टच नहीं करता। इस गांव का मेंबर बनने के लिए उसे एक फॉर्म भरना होता है। तो सरपंच उसे फॉर्म देता है, लेकिन वो सरपंच को अपने पास तक नहीं आने देता। जैसे तैसे वो फॉर्म भर कर दे देता है और सरपंच भी फिर आखिरकार डोंगजा को सामान के बजाय कुछ पैसे दे देता है और वो फिर जाती है रेडियो खरीदने के लिए। रास्ते में उसके स्कूल के कुछ बच्चे खड़े होते हैं जिनमें सरपंच की बेटी भी होती है। और यहाँ दोस्तों ये डोंगजा को पॉपी कहकर चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना करती क्यों है, ना तुम्हारा बाप है ना तुम्हारी माँ है, तुम ठहरी अनाथ। डोंगजा को इतना गुस्सा आता है ना कि वो चिल्ला देती है कि मेरी माँ है, समझे। उनमें से कोई कहता है कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर भाग गई थी, है ना।
डोंगचा को और गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लग जाती है। आखिर में उसका मुंह तोड़ देती है और वो बच्चे भी डोंगचा को धक्का देकर निकल जाते हैं। डोंगचा के यहाँ घुटने में चोट आ जाती है, लेकिन क्या करती, वो इग्नोर करके वो रेडियो खरीदने के लिए दुकान में जाती है। पर वहाँ पर जो सबसे सस्ता रेडियो था ना, वो $18 का था और डोंगचा के पास सिर्फ $10 ही होते हैं। वो कहती है, सुनिए ना, मेरा रेडियो टूट गया, इसलिए मुझे नया रेडियो चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ $10 है। दुकानदार कहता है कि तुम अपना टूटा हुआ रेडियो ले आओ, $10 में मैं उसको ठीक करके दे सकता हूँ। डोंगचा भी चुपचाप निकल जाती है वहाँ से। पर अब प्रॉब्लम यह है कि उसका रेडियो तो जंगल के उस घर में है। अब वो घर खाली तो है नहीं कि डोंगचा वहां जाकर रेडियो ले ले, और तो और वहां पर रहने के लिए सुनहाव आ गया है और उसे देखकर तो डोंगचा को ऑलरेडी डर लगता है, लेकिन रेडियो तो चाहिए ही चाहिए। ये सोचकर वो हमेशा की तरह अपने शॉर्टकट वाले गैप से उस घर में घुस जाती है। और पहले जब डोंगचा इस घर में आती थी ना, तो घर बहुत ही खाली था और गंदा भी होता था। पर अब वो देखती है कि घर साफ सुथरा ही नहीं बल्कि एकदम खूबसूरत बन गया है। डोंगचा एक कमरे में जाती है जहाँ औरतों के मेकअप आइटम्स और ड्रेसेस रखे होते हैं और वो कमरा एकदम पिंक पेंट किया होता है। अचानक सुनहाव की आहट को सुनकर वो बेड के नीचे छुप जाती है। सुनहाव उस कमरे में आकर अपना ड्रेस चेंज करके चला जाता है। तब डोंगचा बाहर निकलकर उन ड्रेसेस को देखने लगती है, लेकिन दोस्तों तभी सुनहाव का डॉग भौंकने लग जाता है। तो उसकी आवाज को सुनकर सुनहाव वहां पर आता है ये देखने के लिए कि कौन आया। और वहां जैसे ही वो डोंगचा को देखता है तो चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम ही थी ना जो उस रात इस घर में बैठी थी और मुझे देखते तुम भाग गई थी, है ना? उस दिन तुमने इसे अपना घर बताया और अब मेरे रहते घर में घुस भी आई, यहाँ पर क्यों आई हो? और डोंगचा तो बिना कुछ कहे उसे सर से पैर तक घूरने लगती है। सुनाओ के पैरों की उंगलियों पर नेल पॉलिश देखकर वो सोचती है कि क्या आदमी भी नेल पॉलिश लगाते हैं? इस पर सुनाओ तुरंत जाकर अपने शूज पहन लेता है और वो भी पिंक कलर के होते हैं। फिर वो डोंगचा को डांटता है कि ज्यादा बात मत करो, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। डोंगचा भी गुस्से में चिल्लाती है कि मैं अपना रेडियो लेने के लिए आई थी, पर यहाँ के पता चला कि आप पागल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भूत हो। इस तरह वो न जाने उसे क्या क्या कह डालती है। अब सुनहाव भी ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है कि इस छोटे से मुंह में ऐसी ऐसी बातें कहाँ से निकल रही है। आखिर वो डोंगचा को धक्का देकर बाहर निकाल लेता है कि निकलो यहाँ से। डोंगचा भी उसे घूर कर चली जाती है क्योंकि उसे अपना रेडियो अभी तक नहीं मिला। सुनाओ अब अंदर जाता है और कैलेंडर में एक डेट को क्रॉस करता है और पता नहीं क्यों उस डेट को क्रॉस करने के बाद उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। असल में उसके सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की तारीख बहुत ही करीब आ चुकी है। सुनाओ दोस्तों पैदाइशी मेल है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना तो उसने खुद को एक फीमेल महसूस किया, इसलिए पूरी तरह से एक फीमेल जेंडर आइडेंटिटी पाने के लिए वो अपना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाने वाला है। उस सर्जरी के बाद उसकी जेंडर आइडेंटिटी एक औरत के तौर पर स्टैब्लिश हो जाएगी और ये उसके लिए कोई नए जन्म से कम नहीं होगा, इसीलिए वो बहुत ही खुश है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो सर्जरी बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए सुनाओ बहुत ही मेहनत करके उसके लिए पैसे जोड़ रहा है। वो नेचुरल होममेड ब्यूटी क्रीम्स बनाकर बेचता है जिससे उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इस काम के लिए उसने घर पर एक लैब भी बनाई होती है। वो लैब में जाता है तो अजीब आवाजें आती है वहां से। उसको थोड़ी घबराहट भी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक वहां पर डोंगचा को देखकर वो तो चिल्ला देता है और पूछता है, तुम यहाँ से गई नहीं क्या? तुम यहाँ कैसे आई? बेचारा नहीं जानता कि डोंगचा एक शॉर्टकट से घर में घुसती है। तो तब डोंगचा कहती है, क्या पागल है? इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं आप? वो भी कहता है कि अच्छा, मेरे घर में आकर मुझे पागल कह रही हो। डोंगचा उसको एक फोटो दिखाती है और कहती है, इसे देखकर तो यही लगता है कि आप पागल हैं। उसमें सुनहाव ने एक औरत के रूप में पोज किया होता है जो कि वो बनना भी चाहता है, मतलब एक पूरा फीमेल। सुनहाव को और घबराहट होती है कि मेरे बारे में इस लड़की को पता चल गया, पता नहीं अब क्या होगा। तो वो फोटो छीन कर कहता है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, समझी, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो भी कहती है, मुझे देखो अपना रेडियो चाहिए, मैं उसको लेकर चली जाऊंगी। तो ये कहने के बाद वो लैब में अपना रेडियो ढूंढने लग जाती है और वो वहां पर रखे सॉल्यूशंस, ब्यूटी क्रीम सब गिरा देती है। हे भगवान, थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से करो, सारी चीजें गिरा दी तुमने, मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ, तुम बस यहाँ तोड़फोड़ मचाना बंद कर दो। ये कहकर सुनहाव अंदर जाकर डोंगचा का रेडियो निकाल लेता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा टूटा फूटा रेडियो, और सुनो, अब आइंदा इस घर में कदम मत रखना, समझी? और हाँ, यहाँ तुमने जो कुछ देखा उसे किसी को बताने की सोचना भी मत। डोंगचा कहती है, क्या रे ये बात है? तो फिर इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा होना चाहिए, क्या बोलते हो हैं? वो भी कहता है कि क्या घर में आधा हिस्सा तुम्हारा? हाँ, सही सुना आपने, आधा हिस्सा मुझे चाहिए। हर काम की कीमत होती है बॉस। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ये सीक्रेट किसी को ना बताऊं तो मुझे इस घर में आने जाने की परमिशन चाहिए आपसे बस। अब इस पर सुनहाव रेडियो छीन कर कहता है कि ठीक है, पर ये रेडियो मेरे पास रहेगा, तुम जब चाहो इस घर में आकर अपना रेडियो सुन सकती हो। बदले में तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा ये रेडियो लेकर गाँव छोड़ कर चला जाऊंगा। तो प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी।
यहाँ तक कि घर पे अपनी माँ को भी नहीं। ये सुनने के बाद डोंगचा का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसकी तो माँ है ही नहीं। वो उदास होकर चली जाती है और अपनी माँ की फोटो को देखने में लगी होती है। डोंगचा को माँ का सिर्फ ये रूप याद है जो इस फोटो में है। जब डोंगचा बहुत छोटी थी तब की बात है। अब अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, जिसमें हर बच्चे की माँ या पापा आए होते हैं और वो अपने अपने बच्चों के साथ बैठकर ड्राइंग करते हैं। पर बेचारी डोंगचा अकेली बैठी होती है और डोंगचा के दादाजी तो बस नाम के दादाजी हैं, क्योंकि सारा दिन शराब पीकर पड़े रहते हैं। डोंगचा स्कूल से घर आती है तो वो नशे में चिल्ला रहे होते हैं कि 6 महीने हो गए तुम्हारी माँ ने एक पैसा नहीं भेजा तुम्हारे लिए। और अब जाकर डोंगचा रियलाइज करती है कि 6 महीने पहले तक मेरी माँ हर महीने दादाजी को पैसे भेजती रही। तो वो जाकर दादाजी के बैंक पासबुक को देखने लगती है। दूसरी ओर दोस्तों, सुनहो ने अपने नेचुरल ब्यूटी क्रीम्स जिन कस्टमर्स को बेचे थे, उन्होंने फीडबैक दिया होता है कि उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे निकले हैं। ये देखकर सुनहो को बड़ी खुशी होती है कि मेरा काम बढ़िया लग रहा है लोगों को, और इस तरह से उसको ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं अपनी सर्जरी के लिए। फिर वो अपनी पासबुक खोलकर देखता है और बड़ा खुश होता है कि बस थोड़े और पैसे जमा हो जाएं, फिर मैं सर्जरी करवाकर पूरी तरह से औरत बन जाऊंगा। तो अचानक कोई आवाज आती है और उसको लगता है कि शायद घर में बिल्ली या चूहा घुस आया होगा। वो हाथ में करछी लिए उसको मारने जाता है, पर अचानक वहाँ डोंगचा को देखकर वो डर के मारे बेहोश ही हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पूछता है कि अरे तुम रोज इस तरह घर में क्यों घुस जाती हो। पर डोंगचा बात को घुमा देती है और कहती है छोड़िए ना, मैं तो आपसे कोई और ही बात करने आई थी। ये मेरे दादाजी का बैंक पासबुक है और ये उस अकाउंट का नंबर है जिसमें से उन्हें पैसे आते रहते थे। मेरी माँ इनके अकाउंट में हर महीने पैसे भेजा करती थी। क्या इसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी माँ कहाँ रहती है? सुनाहो भी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर वो काम में इतना बिजी होता है कि डोंगचा का काम कर ही नहीं पाता। अगले दिन सुनाहो अपने गार्डन के फूलों को देख रहा होता है तो डोंगचा कर पूछती है मेरी माँ का पता चला क्या कुछ? वो कहता है कि मैं आजकल थोड़ा बिजी था और अभी भी बिजी हूँ क्योंकि मुझे ये फूल तोड़ने हैं। डोंगचा कहती है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ, मुझे अकेले जाना पसंद है, कहकर वो चलने लगता है। पर डोंगचा भी उसके पीछे पीछे जाती है। सुनाहो झट से मुड़ता है तो वो फूल तोड़ने की एक्टिंग करने लगती है। अब वो आगे बढ़ता है तो उसकी चाल को देखकर डोंगचा बहुत हंसती है। सुनाहो तो उसको डांट देता है फिर से कि मेरे पीछे क्यों आ रही हो तुम, और ये तुमने ही क्या लगा के रखा हुआ है? अरे वो मैं ये फूल देने आई थी, ये कहकर वो सुनाहो को फूल देती है। अब सुनाहो भी खुश हो जाता है और कहता है कि चलो एक काम करते हैं, पहले हम दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। तो डोंगचा कहती है मेरा नाम डोंगचा है और आपका? मेरा नाम सुनाहो है, लेकिन देखो मैं जल्द ही औरत बन जाऊंगी और तब मेरा नाम होगा सुनहे। डोंगचा कहती है मुझे तो सुनाहो से ज्यादा सुनहे नाम अच्छा लगा। ये सुनकर तो सुनाहो और खुश हो जाता है। फिर सुनाहो अपना मेकअप चेक करने लगता है तो डोंगचा उसको बड़ी अजीब तरह से देखती है कि ये कर क्या रहा है। तभी वो पत्थरों के बीच कुछ फूल को देखता है और डोंगचा से कहता है कि क्या तुम उन फूलों के बारे में कुछ जानती हो? हाँ जानती हूँ, उन फूलों से दवा बनाई जाती है, उन्हें पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी बढ़ जाते हैं। तो ये सुनने के बाद जैसे ही वो उन फूलों को तोड़ने के लिए जाता है ना, डोंगचा कहती है सुनो उस पत्थर पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, आप जरूर नीचे गिर जाएंगे। वो भी कहता है यार तुम मुझे हमेशा डराती क्यों रहती हो। कहने के बाद वो डोंगचा को घर लेकर आ जाता है और आज वो डोंगचा का रेडियो ऑन करता है और उससे पूछता है कि आजकल के बच्चे तो रेडियो नहीं सुनते, फिर तुम क्यों सुनती हो? क्योंकि रेडियो मुझे कहानी सुनाता है, मुझे लोरी सुनाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मुझे कहानी सुना रही है, मेरे लिए लोरी गा रही है। ये रेडियो मेरे लिए मेरी माँ से कम नहीं है। सुनाहो समझ जाता है कि डोंगचा माँ के प्यार के लिए कितना तरस रही है। फिर दोनों मिलकर कुछ फूलों को पीसकर क्रीम बनाते हैं। अब अगले दिन डोंगचा स्कूल जाती है तो टीचर पूछती है क्या आप में से किसी के पेरेंट्स हमारे क्लासरूम को अच्छे से सजा पाएंगे क्या? इस पर सरपंच की बेटी कहती है मेरी मम्मी इंटीरियर डिजाइनर है, वो कॉस्टली फ्लावर्स से बढ़िया सजा देंगी। पर तभी टीचर कहती है नहीं नहीं, पैसे खर्च किए बिना अच्छे डिजाइन ड्राइंग्स वगैरह बनाकर अगर कोई सजा सकता है तो अच्छा होगा। क्लास के बाद सरपंच की बेटी डोंगचा से कहती है कि अगर सच में तुम्हारी माँ है तो उन्हीं से क्लासरूम डेकोरेट करवा लो, अगर ऐसा नहीं कर सकती तो हम तुम्हें पॉपी नहीं झूठी कहेंगे। डोंगचा उदास हो जाती कि अब क्या करूं, ये लोग मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव करते हैं। तब उसे ख्याल आता है कि हाँ सुनहाओ है तो उसने अपना घर कितना बढ़िया सजाया था, अगर उसी से क्लासरूम को डेकोरेट करवा दूं तो फिर सबसे झूठ बोल दूंगी कि मेरी माँ ने डेकोरेट किया, बदले में मैं सुनहाओ को ये $10 भी दे दूंगी। ये सोचकर जब वो सुनहाओ के घर जाती है तो वो घर पर नहीं होता, टेबल पर उसका एक बैंक पासबुक होता है। पर डोंगचा उसे दादाजी का पासबुक समझकर खोल लेती है तो अंदर से करेंसी नोट्स गिरते हैं। तभी सुनहाओ भी घर में आ जाता है और डोंगचा के हाथ में अपना पासबुक देखकर सोचता है कि अरे कहीं ये इसके अंदर रखे पैसे चुरा तो नहीं रही। वो कहता है कि मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था और तुम क्या कर रही हो ये। तब डोंगचा कहती है कि देखिए मैं आपके पैसे लेने के लिए नहीं आई थी, मैंने तो इसको दादाजी का पासबुक खोलकर समझ लिया था। पर यहाँ सुनहाओ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और नीचे पड़े हुए अपने करेंसी नोट्स उठाने में लग जाता है। इतना ही नहीं, डोंगचा के पास जो उसके अपने $10 थे उससे भी वो अपने पैसे समझकर छीन लेता है। डोंगचा कहती है कि मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि क्या आप मेरा क्लासरूम डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हर बार दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं पर मेरा तो कोई है नहीं, माँ भी नहीं है जो डेकोरेट कर पाए।
आप ही कर दीजिए ना प्लीज। पर सुनाहो उसे डांट देता है कि मैंने तुम्हें छोटी बच्ची समझकर घर में आने दिया, पर तुम तो चोर निकली। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, निकल जाओ यहाँ से। डोंगचा बेचारी बहुत उदास हो जाती है और कहती है आप भी दूसरों जैसे निकले, मुझे आपने समझा ही नहीं। ये कहकर बेचारी बाहर चली जाती है और फिर वो रियलाइज करता है कि डोंगचा ने दादाजी का पासबुक समझकर मेरा पासबुक उठा लिया था और उसके अंदर से पैसे गिर गए थे। रास्ते भर डोंगचा रो रही होती है कि सुनाहो ने उसे चोर समझा। घर पर बैठा सुनाहो भी बहुत ही परेशान हो जाता है कि उसने बच्ची का दिल दुखा दिया, उसे गलत समझ लिया। अब वो भी किसी तरह डोंगचा से माफी मांगना चाहता है और तब उसे याद आता है कि डोंगचा ने उसे अपने क्लासरूम को डेकोरेट करने की रिक्वेस्ट की थी। उसी रात वो डोंगचा के स्कूल में घुसकर उसके क्लासरूम को एकदम बढ़िया सजा देता है और अगले दिन जब डोंगचा स्कूल आती है ना तो वो स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है, पर डोंगचा इस समय उसको इग्नोर करके अंदर जाती है। सुनाहो उसको रोककर उसके $10 वापस कर देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये लो तुम्हारे $10। डोंगचा तो गुस्से में उस पर चिल्ला देती है कि मुझे नहीं चाहिए पैसे। तब वहां पर गांव का सरपंच आता है, वो डोंगचा को रोते हुए देखता है और सुनाहो के हाथ में पैसे देखकर वो अपनी कोई अलग ही राय बना लेता है कि जरूर इसने डोंगचा को अब्यूज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से डोंगचा रो रही है। तो जब वो क्लासरूम में जाती है तो अंदर बढ़िया डेकोरेशन देखकर सोचती है कि जरूर सरपंच की बेटी ने अपनी माँ से डेकोरेट करवाया होगा। लेकिन टीचर सबके सामने कहती है कि डोंगचा तुम्हारी माँ ने बहुत ही अच्छा सजाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया परफ्यूम्स भी रखे हुए हैं। अब सारे बच्चे डोंगचा की तरफ देखते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में डोंगचा की माँ है और उन्होंने ही क्लासरूम को सजाया है। पर डोंगचा जानती है ये सब उसकी माँ ने नहीं सुनाहो ने किया। वो बड़ी खुश होती है और अब उसे सुनाहो पर कोई गुस्सा नहीं है। तो जब डोंगचा अपने घर जाती है ना तो वहाँ सरपंच बैठा होता है। वो डोंगचा से पूछता है कि सुनाहो तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था, कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, सच बताओ तुम। और उसी वक्त सुनाहो डोंगचा को देखने उसके घर पर आ जाता है। वहाँ वो सरपंच को देखकर छुप कर उसकी बातें सुन लेता है। सरपंच पूछ रहा होता है कि क्या सुनाहो ने तुम्हें किस किया, क्या तुम्हें गलत टच किया। ये सारी बातें सुनकर सुनाहो तो एकदम टूट जाता है कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं। डोंगचा कहती नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो तो मैंने उनके घर में घुसकर उनके पैसे चुराए थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, इसीलिए वो मुझे मिलने आए और कहने लगे कि चोरी करना बुरी आदत है, आइंदा कभी चोरी मत करना, अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग कर ले लेना, ये कहा उन्होंने। इसीलिए वो मुझे पैसे दे रहे थे, पर मुझे अपनी गलती पर शर्म आई और मैंने पैसे लेने से मना कर दिया। डोंगचा की बातें सुनकर सुनाहो का दिल पिघल जाता है और यहाँ सरपंच दादाजी को डांटता है कि तुम्हारी वजह से बच्ची को ये नौबत आ गई, तुम सारे पैसे शराब में जोड़ा देते हो। तो सरपंच के जाने के बाद दादाजी डोंगचा पर भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बाप तो मर गया, माँ भी अब तक मर गई होगी, तुम भी मर जाओ, जाओ। तो डोंगचा चिल्लाती है कि सुनिए दादाजी, मेरी माँ मरी नहीं, जिंदा है। दादाजी उसे झाड़ू से मारने लगते हैं कि कैंची की तरह चलने लगी तेरी जबान है। और सुनाहो डोंगचा को पीटते हुए देख नहीं पाता और बीच में आकर दादाजी की मार खाता है। उलाग समझाता है कि डोंगचा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन दादाजी मारना बंद नहीं करते और कोई रास्ता न पाकर सुनाहो दादाजी को एक और धकेल कर डोंगचा को वहां से लेकर चला जाता है। रास्ते में वो उसे कहता भी है कि तुम्हारे दादाजी बहुत ही बुरे इंसान हैं, तुम्हें पीटते रहते हैं हमेशा, एक काम करो तुम मेरे घर चलो। पर तुम जाओगी कैसे, तुम्हें तो चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। ये कहकर वो डोंगचा को अपनी पीठ पे उठा लेता है और दोनों मजे से गाना गाते हुए घर पहुंच जाते हैं। फिर वो डोंगचा के लिए एक माँ की तरह खाना बना कर देता है और पूछता है कि दादाजी और सरपंच तुमसे सवाल पे सवाल कर रहे थे ना, तो तुमने उन्हें मेरा सीक्रेट क्यों नहीं बताया। डोंगचा कहती है कैसे बताती, आपने कहा था ना अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो आप गांव छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना, आप हमेशा इस गांव में ही रहना मेरे साथ, तभी मैं बहुत खुश रहूंगी। सुनकर सुनाहो इमोशनल हो जाता है। फिर वो डोंगचा को खाना खिलाता है और जब वो सो जाती है ना तो सुनाहो उसके माथे पे लगा घाव देखता है। तब उसे याद आता है कि डोंगचा ने उसे येलो कलर के फूल के बारे में बताया था कि वो घाव को जल्दी ठीक कर देता है। फिर डोंगचा के घाव पे लगाने के लिए वो उन फूलों को तोड़ने जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसके माथे पे कोई लेप लगा होता है और सुनाहो तो नीचे बैठा बैठा सो रहा होता है। असल में सुनाहो ने उन फूलों को पीसकर डोंगचा के घाव पर लगा दिया था और तब उसकी आंख लग गई थी, लगाते लगाते मतलब, और बेचारा सो गया। उन फूलों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो ऊंचे पत्थरों पर उगे हुए थे। उन्हें तोड़ते वक्त सुनाहो के चोट भी लगी थी। तो डोंगचा फूलों का लेप निकाल कर सुनाहो के घाव पर लगा देती है और यहाँ दादाजी का नशा उतर चुका होता है तो शायद अब वो डोंगचा को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो जब वो कहीं नहीं मिलती तो वो तुरंत सरपंच को कॉल करके बता देते हैं कि आपके जाने के बाद मैं डोंगचा को मार रहा था और तब एक आदमी आया और डोंगचा को उठा कर लेकर गया। सरपंच तुरंत समझ जाता है कि पक्का ये सुनाहो आया होगा, तो वो सुनाहो के घर चला जाता है। फिर कॉलिंग बेल की आवाज को सुनकर सुनाहो तुरंत अपना ड्रेस चेंज करके आदमी के भेष में बाहर आता है। इसी बीच डोंगचा अपने उसी पुराने सीक्रेट रास्ते से घर से बाहर निकल जाती है। इस बात से बेखबर सरपंच सुनाहो के घर में घुस जाता है और कहता है कि डोंगचा लापता है, कहीं वो तुम्हारे घर में तो नहीं है। कहकर वो कमरों को चेक करने में लगा होता है
और कहता है कि तुम अपना घर इतना साफ कैसे रख लेते हो। तो आखिर में वो उस पिंक वाले कमरे में जाने वाला होता है तो सुनाहो चिल्ला देता है कि मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में घुसने के लिए मैं आप पर पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ, समझे। डोंगजा यहाँ पर नहीं है, आप चुपचाप मेरे घर से निकल जाइए। सरपंच कहता है कि ठीक है, ज्यादा मत चिल्लाओ। ऐसे एक बात याद रखना, डोंगजा छोटी बच्ची है, तुम उससे दूर ही रहो, समझे। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तुम्हारी बदनामी तो होगी, उसकी भी बदनामी हो गई, समझ गए ना। ये कहकर सरपंच निकल जाता है। इसी बीच डोंगजा स्कूल पहुंच जाती है और सरपंच को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डोंगजा स्कूल में है। कहता है कि ठीक है, मैं उसके दादाजी को इन्फॉर्म कर दूंगा। स्कूल में अब सारे बच्चों को विश्वास हो गया होता है कि डोंगजा की माँ है, इसीलिए अब वो डोंगजा के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं, उसके साथ बैठकर खाते हैं, खेलते भी हैं। डोंगजा भी खुश हो जाती है क्योंकि उसको चाहिए ही क्या था। तो स्कूल के बाद डोंगजा सीधे सुनाहो के घर जाती है और कॉलिंग बेल बजाती है, पर सुनाहो दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि सरपंच ने उसे वार्न किया था कि डोंगजा से दूर रहना। डोंगजा अंदर घुसने की कोशिश नहीं करती बल्कि बाहर बैठकर रोने लग जाती है। अब सुनाहो से उसका रोना सहा नहीं जाता और वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो डोंगजा उससे लिपट जाती है। वो कहती, मैं तो डर गई थी कि कहीं आप गाँव छोड़कर तो नहीं चले गए, प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना। सुनाहो भी डोंगजा से अलग होने की सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसे डोंगजा के साथ इतना लगाव जो हो गया। वो डोंगजा को अंदर लेकर जाता है और पूछता है कि वैसे तुम्हारा सपना क्या है। वो कहती, मैं तो बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ और उनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। वैसे आपका क्या सपना है। वो कहता है कि मैं औरत बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे एक सर्जरी करवानी पड़ेगी, पर वो बहुत ही महंगी सर्जरी होती है और उसके लिए पैसे जमा करने के लिए मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरे पास सर्जरी के लगभग पूरे पैसे जमा हो चुके हैं, बस एक बार सर्जरी हो जाए मैं औरत बन जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ रह पाओगे आराम से और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। डोंगजा खुश हो जाती है और कहती है, मुझे भी देखने का बड़ा मन कर रहा है, औरत बनने के बाद आप कैसी दिखेंगी। अगले सीन में डोंगजा स्कूल में होती है, तब टीचर एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है और पूछती है उसमें कौन कौन भाग लेना चाहते हैं। डोंगजा भी हाथ उठाती है। अब पहले तो ना डोंगजा को दूसरे बच्चे ताना मारते थे कि तुम्हारी माँ नहीं है, इसी वजह से डोंगजा किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेती थी, पर अब उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं सभी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपना हाथ उठाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और डोंगजा बाहर आकर देखती है तो वहाँ सुनाहो उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे उठा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। कहकर वो डोंगजा को अपने ट्रक में कहीं लेकर जाता है। अब यहाँ सरपंच की बेटी के पास मोबाइल होता है और वो सुनाहो और डोंगजा की फोटो क्लिक कर लेती है। सुनाहो डोंगजा को पास के एक टाउन में लेकर जाता है और वहाँ उसका पसंदीदा ड्रेस खरीद कर उसे देता है। डोंगजा फिर अपने लिए एक व्हाइट ड्रेस चुनती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डोंगजा पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं, मेरा वो सरप्राइज कहाँ पर है। तो सुनाहो कहता है, तुम अपनी माँ को देखना चाहती थी ना, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ का पता लगा लिया है और उनसे बात भी कर ली है, उन्होंने यहीं आने का वादा किया है। और दोस्तों डोंगजी के चेहरे पे जैसे 1000 वाट का बल्ब चलने लग जाता है, बड़ी खुश होती है वो। सुनाहो पूछता है, तुमने ये व्हाइट कलर का ड्रेस ही क्यों चुना। वो कहती है, क्योंकि मेरी माँ भी व्हाइट कलर का ड्रेस पहन कर आएंगी ना, इसीलिए, और आप देख लेना वो व्हाइट ही पहन कर आएंगी। असल में डोंगजा की यादों में उसकी माँ हमेशा उस फोटो वाले व्हाइट ड्रेस में ही होती है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। वक्त बीत जाता है लेकिन डोंगजा की माँ नहीं आती। सुनाहो उनको मैसेज भी करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। डोंगजा तो एकदम से उदास हो जाती है कि माँ कहाँ गई, ऐसा धोखा क्यों दिया उन्होंने। सुनाहो भी परेशान हो जाता है और कहता है कि जरूर तुम्हारी माँ को कोई जरूरी काम आ गया होगा इसलिए वो नहीं आई। डोंगजा भी कहती, चलो कोई बात नहीं, इतने दिन तो मुझे भी लगा कि मेरी माँ मर चुकी होंगी, कम से कम अब कंफर्म तो हो गया है कि वो जिंदा है, वही मेरे लिए बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह वो अपने दिल का दर्द छुपाकर सुनाहो को दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मैंने सिंगिंग कंपटीशन में अपना नाम दे दिया है। सुनाहो कहता है, अरे वाह, फिर तो मैं भी तुम्हारा प्रोग्राम देखने के लिए आऊंगा और देखना तुम्हें खूब चीयर करूंगा, और तो और देखना मैं तुम्हें ऐसे तैयार करूंगा कि तुम एकदम प्रोफेशनल सिंगर लगोगी और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे ना सबके छक्के छुड़ा दोगी तुम। ये कहकर वो डोंगजा को एक पार्लर में लेकर जाता है जहाँ उसकी हेयर स्टाइलिंग की जाती है। दोस्तों डोंगजा के लिए सुनाहो का प्यार देख कर ना ब्यूटिशियन पूछती है, क्या वो तुम्हारे पापा हैं बेटा। डोंगजा कहती है, वो मेरे पापा तो नहीं है लेकिन मेरे पेरेंट्स जरूर हैं। अब अगले सीन में सरपंच की बेटी अपने पापा को फोटो दिखाती है जहां सुनाहो डोंगजा को अपने ट्रक में बिठा रहा है। तो सरपंच अब फैसला कर लेता है कि सुनाहो जरूर डोंगजा को अब्यूज कर रहा होगा, लेकिन डोंगजा डर के मारे सच नहीं बता रही। दूसरी ओर डोंगजा बढ़िया तैयार होकर सिंगिंग कंपटीशन के लिए आती है, पर वहाँ सरपंच की बेटी और दूसरे बच्चे उसको ताना मारते हैं कि तुम गंदी लड़की हो, हैं उस आदमी के साथ घूमती रहती हो, सुनो सबको तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और अब कोई भी तुम्हारा गाना नहीं सुनेगा। ये कहने के बाद वो डोंगजा के ऊपर पानी डाल देते हैं। बेचारी डोंगजा
दूसरी ओर सुनाहो को दिखाते हैं जो हाथ में गुलदस्ता लिए डोंगचा का गाना सुनने के लिए आ जाता है और यहाँ इन बच्चों के ताने सुनकर डोंगचा तो पूरी टूट जाती है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है। बेचारी स्कूल से बाहर चली जाती है, पर वहाँ वो सुनाहो का ट्रक देखकर समझ जाती है कि पक्का सुनाहो मेरा गाना सुनने के लिए आ गया है। अब वो फैसला करती है कि इन बच्चों के तानों से डरकर मैं भाग गई तो सुनाहो को कितना दुख होगा और मैं सुनाहो का दिल दुखाना नहीं चाहती। ये सोचकर वो वापस स्कूल के अंदर जाती है और स्टेज पर चढ़कर अपना गाना परफॉर्म करती है। एंड दोस्तों, उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ना सुनाहो बहुत इमोशनल हो जाता है। पर इसी बीच सरपंच पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और सुनाहो को अरेस्ट करवा देता है। ये कहकर ये लड़की को अब्यूज करता है। डोंगचा की कुछ समझ में नहीं आता कि सरपंच ऐसा कर क्यों रहा है। पुलिस वाले भी सुनाहो को उसके घर ले जाते हैं और घर के अंदर से उसकी चीजें, ड्रेसेस वगैरह बाहर फेंक देते हैं, जो कि ज्यादातर औरतों के ड्रेसेस होते हैं। सरपंच तो सुनाहो को ताना मारने की कोई कसर नहीं छोड़ता और कहता है कि ये औरतों के ड्रेसेस, क्रीम, ये सब तुम अपने पास क्यों रखते हो? तुम छोटी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका फायदा उठाते हो, है ना? सभी सुनाहो को मारने पीटने लग जाते हैं। इतने में डोंगचा भी वहाँ पर आ जाती है और चिल्लाती है कि सुनाहो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पर सरपंच उसका भी मुंह बंद करवा देता है कि जरूर इसने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया होगा, लेकिन इसने तुमको धमका के रखा, इसलिए तुम ये सारी बात कह रही हो। सबसे पहले तो डोंगची को हॉस्पिटल ले जाकर चेक करना होगा कि क्या सच है क्या झूठ। इस तरह वो मुंह में जो आया वो बकरा होता है। डोंगची सुनाहो को मार खाते हुए देख नहीं पाती और सुनाहो का वो सीक्रेट बताने वाली होती है, लेकिन सुनाहो उसे इशारा करता है कि प्लीज किसी को ये मत बताना, किसी भी हालत में किसी को ये सच पता नहीं चलना चाहिए। बस दोस्तों, अब सुनाहो को अरेस्ट करके जेल में बंद करने की बातें होने लग जाती है। चाइल्ड अब्यूज केस में उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी, लेकिन डोंगचा से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती। कहती है प्लीज सुनाहो को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, वो आदमी नहीं ट्रांसजेंडर है, सर्जरी के बाद वो पूरी तरह से औरत बन जाएगी, उसने मुझे कुछ नहीं किया। और अब ये सारी बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं और घर की तलाशी लेने पर उन्हें वो फोटो मिल जाती है जिससे पता चलता है कि सुनाहो एक ट्रांसजेंडर है और औरत ही उसकी चुनी हुई जेंडर आइडेंटिटी है। उन्हें एहसास हो जाता है कि एक ट्रांसजेंडर होकर सुनाहो ने डोंगचा को अब्यूज नहीं किया होगा। अब सबकी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन सुनाहो तो टूट चुका था क्योंकि उसने इस बात को सीक्रेट रखना था। ट्रांसजेंडर के विषय में लोगों को अभी भी आधी अधूरी नॉलेज ही है, लोग जरूर उसका मजाक उड़ाएंगे। यही सब सोचकर सुनाहो ने इस बात को सीक्रेट रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों को पता चल चुका है कि ये ट्रांसजेंडर है। सुनाहो बहुत ही दुखी होता है और बाहर पड़ी हुई चीजों में से डोंगचा का वो रेडियो उठाकर घर के अंदर जाता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। बहुत देर के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खोलता तो डोंगचा दरवाजा पीट कर रोती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपका सीक्रेट सभी को बता दिया, पर मैं करती भी तो क्या करती, वो आपको जेल में डालने वाले थे, इसलिए मुझे बताना पड़ा आपको बचाने के लिए, प्लीज दरवाजा खोलो। सुनाहो भी बहुत रोता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। अगली सुबह डोंगचा दरवाजा नहीं पीटती बल्कि अपने उसी सीक्रेट रास्ते से अंदर जाती है तो वहाँ एक भी सामान नहीं होता। नहीं यार, सुनाहो घर खाली करके जा चुका था दोस्तों, पर वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फोटो होती है जिसमें सुनाहो, डोंगचा और सुनाहो का डॉग होते हैं। डोंगचा बहुत ही रोती है कि सुनाहो उसे छोड़कर चला गया और तब उस घर के अंदर एक औरत आती है। वो कोई और नहीं डोंगचा की माँ है दोस्तों। उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना होता है। डोंगचा की कुछ समझ में नहीं आता और पूछती है आप यहाँ पर कैसे आ गई? तब माँ बताती है कि सुनाहो की बदौलत ही मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब डोंगचा ने गांव वालों को बता दिया था कि सुनाहो एक ट्रांसजेंडर है, उसके बाद सुनाहो डोंगचा की माँ से मिलने गया था। उसने पूछा उसकी माँ से कि बेचारी डोंगचा उस दिन आपकी राह देख रही थी, आप आई क्यों नहीं? तब माँ बताती है कि मेरे पति की मौत के बाद मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज था, उसे चुकाने के लिए मुझे डोंगची को छोड़कर यहाँ आना पड़ा मजबूरी में और एक क्लब में काम करना पड़ा। उसके बाद मैं एक बार भी अपने बच्चे को देखने नहीं आ पाई, तो मैं अब किस मुंह से उससे मिलने आती? तब सुनाहो ने माँ को एक कवर दिया जिसके अंदर एक व्हाइट कलर का गाउन था। उसने कहा कि आप जब भी डोंगचा को देखने जाए ना तो बस प्लीज यही ड्रेस पहनकर जाना। फिर वो डोंगचा की माँ को एक पासबुक देता है। असल में सुनाहो ने अपनी सर्जरी के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे वो सब कुछ उसने डोंगचा के नाम कर दिया है। वो कहता है इन पैसों से आप अपना उधार चुका दीजिए और फिर से डोंगचा के पास चली जाइएगा। माँ तो चौंक जाती है कि अरे आप डोंगचा के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आप उसके क्या लगते हैं? सुनाहो कहता है कि मैं भी तो उसकी माँ ही हूँ। और अब प्रेजेंट में जब माँ ये सारी बातें डोंगचा को बताती है ना तो वो फूट फूट कर रो देती है, क्योंकि इस दुनिया में किसी और को जो नसीब नहीं हुआ वो डोंगचा को मिला। उसे 2 माएं मिली, वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लग जाती है। दूसरी ओर दोस्तों, सुनाहो अपने ट्रक में अपनी सारी चीजें लेकर किसी और जगह जा रहा होता है। उसके सामने वो फोटो टंगी होती है जो उसे डोंगचा की याद दिलाती रहेगी। फिर भी उसके चेहरे पे एक तरह की उदासी छाई होती है, क्योंकि एक माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़कर इस तरह निकल जाना आसान बात नहीं होती। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आप थम्स अप करके लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि सच में मूवी बहुत ही अच्छी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ फील आया हो तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।